नुकरतुल ऐन हैदर का शाकार है आग का दरिया। इसमें जो तकसीम है ना, वो सिर्फ जमीन पर एक लकीर नहीं है, बल्कि रूहों का बंटवारा है। तो आज हम इसी नॉवल के एक बहुत ही ताकतवर हिस्से में गोता लगाएंगे, जहां किरदार अपनी शनाख्त, जलावतनी और हाँ, यादों के बोझ तले दबे हुए हैं। दफतन कमाल को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो वक्त की आंधी में पत्ते की तरह इधर उधर डोल रहा है। ये एक जुमला, सिर्फ एक जुमला, पूरी नस्ल की बेबसी को अपने अंदर समेट लेता है। सोचें जरा, तारीख एक ऐसी जबरदस्त आंधी है जिसमें इंसान क्या है, बस एक पत्ता जो इधर उधर उड़ता फिरता है। और यही एहसास, बिल्कुल यही एहसास इस कहानी के हर किरदार के दिल में बसा हुआ है। तो सबसे पहली जंग जो ये किरदार लड़ रहे हैं वो है यादों की। क्या माजी को सीने से लगाकर रखना चाहिए या उसे एक बोझ समझकर उतार फेंकना ही बेहतर है? कमाल और चंपा, ये दो किरदार इसी कश्मकश की आप कह लें कि जीती जागती मिसाल हैं। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग अलग दुनियाएं टकराती हुई नजर आती हैं। एक तरफ है कमाल, जो अपने माजी से पीछा छुड़ाकर भाग जाना चाहता है। उसके लिए माजी एक बोझ है, एक जंजीर है। लेकिन दूसरी तरफ है चंपा। उसके लिए तो ये यादें, ये शायरी, ये कल्चर ही सब कुछ है जो पीछे बचा है। तो ये सिर्फ दो लोगों का इख्तलाफ नहीं है, ये जलावतनी पर दो बिल्कुल मुख्तलिफ रद्द अमल हैं। और कमाल की ये झंझलाहट देखें, क्या मुसीबत है, ये लड़कियां मेरी जान क्यों खा जाती हैं। ये सिर्फ गुस्सा नहीं है, ये उसकी बेबसी चीख रही है। उसके लिए माजी की यादें कोई मीठी चीज नहीं, बल्कि एक जाल है, एक फंदा है जो उसे आगे बढ़ने से रोकता है। वो हर उस चीज से भाग रहा है जो उसे उसके खोए हुए घर की याद दिलाए। अच्छा, तुम माजी से तो भाग लिए, लेकिन क्या एक नए शहर में पनाह मिल जाती है? अब हम चलते हैं लंदन, जहां ये किरदार नई शनाख्तें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यहां फरेब और वहम के नए ही खतरे उनका इंतजार कर रहे थे। तो मंजर है एक आर्ट स्टूडियो का, बड़ा पुरसुकून सा माहौल है। और यहां तलत नामी एक किरदार एक बड़ा दिलचस्प खेल खेल रही है। लेकिन ये सिर्फ मजाक नहीं है, ये इस नए माहौल में जिंदा रहने का एक तरीका है, एक हुनर है, एक ऐसा धोखा जो असल में बहुत कुछ सच बता देता है। देखें वो करती क्या है। पहले तो वो खुद को एक मशहूर मुजस्समा साज की असिस्टेंट जाहिर करती है, फिर एकदम प्रोफेशनल अंदाज अपनाती है, ऐसा कि जैसे सामने वाले को कोई अहमियत ही नहीं दे रही। और नतीजा, आने वाला मेहमान पूरी तरह बेवकूफ़ बन जाता है। बात यह है कि जब किसी की असल शनाख्त ही छिन जाए तो शायद एक झूठी शनाख्त बनाना ही खुद को बचाने का तरीका रह जाता है। अच्छा, बेवकूफ़ बनाया। ये जो खुशी है ना, ये सिर्फ किसी को बेवकूफ़ बनाने की नहीं है, ये एक लम्हे के लिए अपनी बेबसी पर काबू पा लेने का एहसास है। ये इस बात की अलामत है कि कभी-कभी किसी और का रूप धारना ही सबसे बड़ी आज़ादी लगती है। मगर लंदन में सिर्फ ये शनाख्त के खेल ही नहीं चल रहे, एक हकीकी खतरा भी मंडला रहा है। रोशन का किरदार है और हम देखते हैं कि कुछ पुरअसरार लोग उसका पीछा कर रहे हैं। अफवाहें फैल रही हैं कि वो एक खतरनाक कम्युनिस्ट है। मतलब वतन के सियासी झगड़े समंदर पार भी उनका पीछा नहीं छोड़ रहे। और ये सिर्फ अफवाहें नहीं हैं, उनका असर देखें, उसकी स्कॉलरशिप तक खतरे में पड़ गई है। अब इन अलग अलग कहानियों से निकलकर हम एक ऐसी जगह चलते हैं जहां ये सारी बिखरी हुई रूहें इकट्ठी होती हैं। यह है शिव प्रसाद रांझू का बोर्डिंग हाउस। ये जगह आप समझ लें कि जलावतनी के पूरे तजुर्बे का एक छोटा सा मॉडल है, जहां एक बहुत ही नाजुक सी कम्युनिटी बन रही है। तो ये बोर्डिंग हाउस सिर्फ रहने की जगह नहीं है, सिर्फ एक छत नहीं है। ये उस अपने पन के एहसास को, उस ताल्लुक को दोबारा बनाने की कोशिश है जो पीछे छूट गया है। ये हर उस हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी के लिए एक पनाहगाह है जिसके पास जाने को कोई और जगह नहीं, सब एक ही कश्ती के सवार हैं। किस्सा मुख्तसर ये है, ना इधर के रहे ना उधर के, बस ये एक जुमला इस पूरी कम्युनिटी के दिल में जो बहरान है उसे बयान कर देता है। ये वो लोग हैं जो एक खोए हुए घर और एक अजनबी हाल के बीच में लटके हुए हैं, मुअल्लिक हैं, ना इधर के ना उधर के। और मज़े की बात यह है कि इस आर्जी घर में भी वतन के पुराने रिश्ते और तासुबात सब जिंदा हैं। एक तरफ तो यूपी की मुश्तरका यादें हैं, पान की महफिलें हैं जो उन्हें जोड़ती हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही पुरानी नफ़रतें भी हैं, जैसे पंजाबियों के लिए नापसंदीदगी जो उन्हें तकसीम करती हैं, गद्दारी के इल्ज़ामात हैं, बाहर वाला होने का एहसास है। ये सब कुछ उनके रिश्तों में घुला मिला है। मगर इस ज़ाहिरी खामोशी की नीचे एक आतिशफशां पकड़ा था। और अब हम एक ऐसे वाक़े को देखेंगे जो अचानक फट पड़ता है और सारे छुपे हुए दबाव को सतह पर ले आता है। बात हो रही है रांझू की, वही नर्म मिजाज शरीफ सा मेज़बान जो मक्खी भी ना मारे, लेकिन फिर अचानक वो बिखर जाता है। एक पुरतशद्दुद, चौंका देने वाला गुस्सा अपने ही खानदान और मेहमानों पर।
اس کا پرسکون چہرہ جیسے ٹوٹ جاتا ہے اور اندر کا سارا اضطراب باہر آ جاتا ہے۔ یہ ایک بھیانک یاد دہانی ہے کہ صدمہ سب سے خاموش انسان کو بھی توڑ کر رکھ سکتا ہے۔ اور وہاں موجود ایک ڈاکٹر کا رد عمل سب کچھ کہہ دیتا ہے۔ انسان کے اندر جو طوفان چھپے ہیں ان کا اندازہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہی تو اس کہانی کا مرکزی خیال ہے۔ کون اندازہ کر سکتا ہے؟ ہر شخص، چاہے وہ کتنا ہی پرسکون کیوں نہ دکھے، اپنے اندر ایک اندیکھا بوجھ اٹھائے پھر رہا ہے۔ رنجو کا یہ جو بریک ڈاؤن ہے یہ صرف ایک شخص کی کہانی نہیں ہے، یہ تو پوری کمیونٹی کے اس انکہے صدمے اور تناؤ کی علامت ہے۔ اور یہ ہمیں اس سوال پر لا کھڑا کرتا ہے کہ جب خاموش مایوسی، چپ چاپ سہا جانے والا درد اپنی حد سے بڑھ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آتی ہے جہاں یہ سارے دھارے، ذاتی صدمے، ثقافتی یادیں، سیاسی جھگڑے، سب ایک ہی سٹیج پر آ کر ٹکراتے ہیں۔ ایک باغی شاعر کے لیے ایک کنسرٹ ہو رہا ہے، لیکن یہ کنسرٹ کم اور سیاسی اکھاڑا زیادہ بن جاتا ہے۔ دیکھیں، بظاہر تو مقصد بہت اچھا ہے۔ بیمار شاعر قاضی نظر الاسلام کے علاج کے لیے پیسے جمع کرنے ہیں، اپنے مشترکہ کلچر کو بچانا ہے، اسے سیلیبریٹ کرنا ہے۔ لیکن بہت جلد یہ سٹیج ذاتی ڈراموں، سیاسی چالوں اور پرانی رنجشوں کا میدان جنگ بن جاتا ہے۔ اور ستم ظریفی دیکھیں، اتحاد کی یہ کوشش تقسیم کو اور بھی گہرا کر دیتی ہے۔ اور اسی موقع پر روشن ایک ایسی بات کہتی ہے جو جیسے پوری کہانی کا نچوڑ ہو۔ ہمارے گھر میں ایک ہولناک جنگ ہوئی تھی، اور وہ جنگ بہت سارے محاذوں پر اب تک جاری ہے۔ وہ یہ سمجھا رہی ہے کہ اصل لڑائی سرحدوں پر نہیں ہوئی تھی، اصل جنگ تو گھروں کے اندر لڑی گئی تھی، اور وہ جنگ آج بھی کئی محاذوں پر جاری ہے۔ تو آخر میں ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں جو شور ہے، جو افراتفری ہے، وہ دراصل ہمارے اندر کی ٹوٹ پھوٹ کا ہی عکس ہے۔ اصل جنگ وہ تو خاندانوں کے اندر، یادوں کے درمیان اور خود اپنی ذات کے اندر لڑی جا رہی ہے۔ اور یہی وہ سوال ہے جو آگ کا دریا کے بالکل مرکز میں گونجتا رہتا ہے۔ یہ صرف ایک تاریخی واقعے کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے ان گنت زندگیوں پر پڑنے والے اس کے کبھی نہ ختم ہونے والے اثرات کی۔ اور سوال یہ ہے کہ جب ایک قوم تقسیم ہوتی ہے تو ایک اکیلے انسان کو اپنے اندر کتنی جنگیں لڑنی پڑتی ہیں۔